हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी कहानियां शोर से नहीं, खामोशी से शुरू होती है। ये कहानी किसी ऐसे इंसान की है जो टीवी पर नहीं आता, इंटरव्यू नहीं देता, स्टेज पर खड़े होकर तालियां नहीं बटोरता, फिर भी जिस दिन वह चलता है मार्केट रुककर उसे देखता है। जिस दिन वह खरीदता है शेयर बोलने लगते हैं, और जिस दिन वह दुकान खोलता है करोड़ों लोग बिना सवाल किए उस पर भरोसा कर लेते हैं। यह कहानी है राधा किशन दमानी की। एक साधारण से परिवार में जन्मा लड़का जिसने कॉलेज बीच में छोड़ दिया, स्टॉक मार्केट में सब कुछ खोया, फिर भी टूटा नहीं। जिसने यह साबित किया कि शोर मचाकर नहीं, चुप रहकर भी साम्राज्य खड़े किए जा सकते हैं। आज डीमार्ट सिर्फ एक रिटेल चेन नहीं है, यह उस सोच का नाम है जो कहती है धीरे चलो लेकिन बहुत दूर तक जाओ। इस कहानी में कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं होंगे, कोई झूठा ग्लैमर नहीं होगा। यह एक सच्ची, गहरी और ईमानदार यात्रा है जहां असफलता है, धैर्य है, खामोशी है और अंत में अपार सफलता। अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं, सीधे दिल तक पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां बार बार नहीं मिलती। अब चलिए शुरू करते हैं राधा किशन दमानी की असली कहानी। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। मुंबई की सड़कों पर हल्की सी नमी थी, जैसे रात ने जाते जाते अपनी मौजूदगी का एक निशान छोड़ दिया हो। एक साधारण सी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। न कोई सायरन, न कोई तामझाम, न कोई पहचान बताने वाला बोर्ड। उस कार के भीतर बैठा आदमी भी वैसा ही था, शांत, साधारण और दुनिया की नजरों से लगभग अदृश्य। अगर आप उसे सड़क पर चलते देख लेते तो शायद पहचान भी नहीं पाते। कोई महंगी घड़ी नहीं, कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं, चेहरे पर न आत्मविश्वास का दिखावा, न सफलता का घमंड, लेकिन वही आदमी जिसे दुनिया राधा किशन दमानी के नाम से जानती है। भारत के सबसे अनुशासित, सबसे धैर्यवान और सबसे रहस्यमयी बिजनेस दिमागों में से एक है। उसकी कहानी शोर से नहीं, एक बहुत ही साधारण घर से शुरू होती है। मुंबई का एक मध्यम वर्गीय इलाका, न बहुत गरीब न बहुत अमीर, बस इतना जहां सपने देखे जा सकते थे लेकिन उन्हें पूरा करने की कोई गारंटी नहीं थी। दमानी का परिवार कपड़े के व्यापार से जुड़ा था। पिता एक मेहनती व्यापारी थे, ऐसे इंसान जो रोज सुबह दुकान खोलते, शाम को बंद करते और जीवन को ठीक वैसे ही चलने देते जैसा वह चलता चला आ रहा था। घर में यह सिखाया गया था कि पैसा मेहनत से आता है, उधार से नहीं। जो है उसी में संतोष रखो और सबसे जरूरी, खर्च करने से पहले सोचो। यही सोच दमानी के भीतर बहुत गहराई तक बैठ गई। पढ़ाई में वह कोई असाधारण प्रतिभा नहीं थे। कॉलेज गए लेकिन मन वहां टिक नहीं पाया। क्लासरूम की दीवारें उन्हें सीमित लगती थीं। किताबों के बीच बैठकर उन्हें लगता था कि असली दुनिया कहीं बाहर है। और फिर एक दिन उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उस समय यह कोई बोल्ड डिसीजन नहीं माना गया, बल्कि कई लोगों की नजरों में यह एक गलती थी। एक सुरक्षित रास्ता छोड़कर अनिश्चितता को चुनना हर किसी को समझ नहीं आता, लेकिन दमानी के भीतर एक बेचैनी थी, एक सवाल, क्या जिंदगी सिर्फ वही है जो सब जी रहे हैं? उसी दौर में उनका सामना हुआ स्टॉक मार्केट से। उस समय शेयर बाजार आज जैसा नहीं था। न मोबाइल ऐप्स, न यूट्यूब गुरु, न इंस्टाग्राम रील्स। वह एक कच्चा, अस्थिर और खतरनाक मैदान था जहां कुछ लोग रातों रात अमीर बन जाते थे और ज्यादातर लोग सब कुछ खो बैठते थे। दमानी ने भी बिना ज्यादा समझे उस दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में थोड़ा फायदा हुआ, और वही सबसे खतरनाक पल होता है
क्योंकि पहली जीत अक्सर यह भ्रम दे देती है कि अब हार नहीं होगी। दमानी ने पैसे लगाए, फिर और लगाए, और फिर उससे भी ज्यादा। लेकिन बाजार किसी का दोस्त नहीं होता। एक समय आया जब नुकसान शुरू हुआ, धीरे धीरे नहीं, तेजी से। जो कमाया था वह तो गया ही, जो जमा पूंजी थी वह भी पिघलने लगी। रातें लंबी हो गईं, नींद कम और सोचें ज्यादा। घर में सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। यह वही दौर था जब ज्यादातर लोग या तो भाग जाते हैं या टूट जाते हैं। लेकिन दमानी ने कुछ और किया। उन्होंने रुक कर देखा। उन्होंने समझा कि गलती बाजार की नहीं थी, जल्दबाजी की थी। उन्होंने समझा कि पैसा कमाने से पहले पैसे को समझना जरूरी है। यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। दमानी ने बोलना कम कर दिया, सुनना ज्यादा, दिखाना बंद किया, समझना शुरू किया। वह घंटों पुरानी बैलेंस शीट्स देखते, कंपनियों की रिपोर्ट्स पढ़ते, बिजनेस के मॉडल समझते। वह यह नहीं पूछते थे कि शेयर कल कितना बढ़ेगा। वह पूछते थे, यह कंपनी 10 साल बाद भी रहेगी या नहीं। यह सोच उन्हें भीड़ से अलग कर रही थी। वह जल्दी पैसा कमाने की रेस में नहीं थे, वह सही पैसा कमाने की यात्रा पर थे। धीरे धीरे उनका नुकसान रुका, फिर स्थिरता आई, फिर भरोसा। लेकिन उन्होंने जीत के बाद भी शोर नहीं मचाया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि बाजार तालियों से नहीं, अनुशासन से चलता है। इसी दौर में उन्होंने एक बात नोटिस की। भारत बदल रहा था, शहर फैल रहे थे, मध्यम वर्ग बढ़ रहा था, लेकिन आम आदमी अब भी सोच समझकर खर्च करता था। वह सस्ता चाहता था, लेकिन घटिया नहीं। वह भरोसा चाहता था, लेकिन दिखावा नहीं। दमानी ने यह सब कागज पर नहीं लिखा, उन्होंने इसे लोगों की आंखों में देखा। दुकानों में, सब्जी बाजार में, राशन की कतारों में। यही कहीं डीमार्ट का बीज उनके मन में पड़ा। लेकिन यह बीज जल्दी अंकुरित नहीं हुआ, क्योंकि दमानी जानते थे, जल्दबाजी से उगा पेड़ अक्सर फल नहीं देता। उन्होंने इंतजार किया, और इंतजार करना सबसे मुश्किल काम होता है। यही वह आदमी था जो आगे चलकर भारत को सिखाने वाला था कि कम मार्जिन में भी बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। लेकिन अभी वह सिर्फ एक इंसान था जो सीख रहा था, गिर रहा था, और चुपचाप खुद को बना रहा था। और कहानी अभी बहुत बाकी थी, क्योंकि अगला कदम सिर्फ पैसा कमाने का नहीं था, कुछ ऐसा बनाने का था जो दशकों तक चले। दोस्तों, आगे हम देखेंगे कैसे दमानी ने स्टॉक मार्केट की सुरक्षित दुनिया छोड़कर जमीन पर उतरने का फैसला किया, और क्यों एक साधारण सी दुकान भारत के करोड़ों घरों का भरोसा बन गई। शेयर बाजार की स्क्रीन पर नंबर लगातार बदल रहे थे, कभी हरे, कभी लाल। ज्यादातर लोग उन नंबरों में अपना भविष्य देखते थे। डर, लालच, उम्मीद, सब कुछ उन्हीं में सिमट जाता था। लेकिन राधाकिशन दमानी अब उन नंबरों को उसी तरह नहीं देखते थे। उन्हें समझ आ चुका था कि पैसा सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बनता, वह जमीन पर बनता है। लोगों की जिंदगी में घुलकर वह दौर आया जब उनके निवेश स्थिर हो चुके थे। न बड़ा नुकसान, न अचानक अमीरी, एक शांत, नियंत्रित बढ़त। यही वह समय था जब ज्यादातर लोग कहते, बस अब यही काफी है। लेकिन दमानी के भीतर एक और सवाल उठ रहा था। अगर बाजार गिर जाए तो क्या होगा? अगर नियम बदल जाए तो? अगर यह सब एक दिन उनके नियंत्रण से बाहर चला जाए तो? वह जानते थे, शेयर बाजार आपको अमीर बना सकता है, लेकिन वह आपको जमीन नहीं देता।
कोई ठोस चीज नहीं। दमानी को कुछ ऐसा बनाना था जो दिखे, जिसे छुआ जा सके, जिस पर आम आदमी भरोसा करे। और यही सोच उन्हें बाहर ले आई। वह घूमते थे, बिना किसी सुरक्षा घेरे के, बिना किसी पहचान के, छोटी छोटी दुकानों में, थोक मंडियों में, सब्जी बाजारों में। वह देखते थे लोग कैसे खरीदते हैं, क्या उठाते हैं, कहाँ रुकते हैं, कहाँ लौटकर रखते हैं। उन्हें एक बात बार बार दिख रही थी, भारत का ग्राहक दिखावे से नहीं, दाम से फैसला करता है। एयर कंडीशनर, चमकदार लाइट्स, ऊंची म्यूजिक, यह सब उसे आकर्षित कर सकता है, लेकिन वापस नहीं ला सकता। वापस वही आता है जहां उसे लगता है कि उसका पैसा इज्जत के साथ खर्च हुआ है। दमानी को समझ आ गया था, भारत में रिटेल मॉल की तरह नहीं, मंडी की तरह चलती है। यही वह बिंदु था जहां ज्यादातर विदेशी मॉडल भारत में फेल हो गए। दमानी विदेशी किताबें पढ़ते थे, लेकिन आंखें भारतीय जमीन पर रखते थे। और फिर आया वह फैसला जो उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। उन्होंने शेयर बाजार से धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू की। पूरी तरह नहीं, क्योंकि वह जानते थे कि जोखिम को एक साथ नहीं लिया जाता। लेकिन मन अब वहां नहीं था। लोगों ने पूछा नहीं और दमानी ने बताया नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, खामोशी। 1990 के दशक का भारत तेजी से बदल रहा था। लिबरलाइजेशन आ चुका था, ब्रांड्स आ रहे थे, शहर फैल रहे थे। लेकिन आम आदमी अब भी वही था जो महीने का हिसाब डायरी में लिखता था। दमानी जानते थे कि अगर आप इस आदमी को जीत लेते हैं तो बाजार अपने आप आपके पीछे आएगा। और फिर 2002 में पवई, कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, कोई मीडिया नहीं आया। एक साधारण सी दुकान खुली, नाम भी बहुत सोच समझकर रखा गया, डी-मार्ट। न नाम चमकदार था, न बोर्ड बड़ा, लेकिन अंदर जो था वह अलग था। कीमतें कम थीं, रैक साधारण थे, फर्श पर कोई दिखावा नहीं, लेकिन हर चीज जरूरी थी। न फालतू प्रोडक्ट, न बेकार खर्च। दमानी ने एक नियम बनाया था, जो नहीं बिकता वह नहीं रखा जाएगा। और दूसरा नियम, जो रोज बिकता है उस पर मुनाफा कम होगा। यह सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन यही उनकी सोच थी। कम मुनाफा, ज्यादा भरोसा। और भरोसा धीरे बनता है, लेकिन बहुत दूर तक जाता है। शुरुआत आसान नहीं थी। बड़े ब्रांड्स संदेह में थे, इतनी कम कीमतें, कहीं यह टिकेगा भी। लेकिन दमानी जानते थे, अगर ग्राहक खुश है तो सप्लायर खुद झुककर आएगा। उन्होंने किराए की जगह नहीं ली, उन्होंने जमीन खरीदी, क्योंकि किराया हर महीने बदल सकता है, लेकिन जमीन शांत रहती है। यह फैसला तुरंत महंगा लगा, लेकिन लंबी दूरी में यह सबसे सस्ता साबित हुआ। दमानी का गणित आज का नहीं, 10 साल बाद का होता था। वह विस्तार नहीं कर रहे थे, वह जड़ें गहरी कर रहे थे। हर नई दुकान तभी खुलती जब पिछली पूरी तरह स्थिर हो जाती। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई फ्रेंचाइजी नहीं, कोई चमक नहीं, सिर्फ अनुशासन। लोग आने लगे, पहले आस पड़ोस से, फिर दूर से, क्योंकि जब दाम सच में कम हो तो खबर अपने आप फैलती है। दमानी कभी दुकान के सामने खड़े नहीं हुए, लेकिन वह हर दुकान में थे। स्टोर लेआउट में, लॉजिस्टिक्स में, इन्वेंटरी में। वह जानते थे, रिटेल में छोटी गलती बहुत महंगी होती है और बड़ी जीत अक्सर बहुत शांत होती है। पवई की दुकान सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन तब भी बहुत कम लोग जानते थे
कि यह आदमी भारत का रिटेल इतिहास धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि दमानी भाग नहीं रहे थे, वह चल रहे थे, बहुत ध्यान से, बहुत चुपचाप। और यही चुपचाप चलने वाला आदमी आगे चलकर हजारों दुकानों, लाखों कर्मचारियों और करोड़ों ग्राहकों का भरोसा बनने वाला था। लेकिन उस भरोसे की कीमत अभी और चुकानी थी, क्योंकि आगे आने वाला समय परीक्षा लेने वाला था, पूंजी की, धैर्य की और उस सिद्धांत की कि क्या सच में कम मुनाफे में बड़ा साम्राज्य बनाया जा सकता है। दोस्तों, आगे हम देखेंगे कैसे दमानी ने तेजी से बढ़ते भारत में धीमी चाल को चुना और कैसे संकट के समय उनकी खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। समय बदल रहा था और बदलाव हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, कभी कभी वह धीरे धीरे हर चीज को छूता हुआ आगे बढ़ता है। डी-मार्ट की दुकानें अब लोगों की आदत बन चुकी थीं। कोई उत्सव नहीं, कोई प्रचार नहीं, बस एक भरोसा जो हर महीने फिर से लौट आता था। लेकिन असली परीक्षा तभी शुरू होती है जब सफलता दिखने लगती है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, नजरें भी बढ़ी। बड़े रिटेल ब्रांड्स अब डी-मार्ट को गंभीरता से देखने लगे थे। वे पूछ रहे थे, इतनी कम कीमतें, कोई ऑफर नहीं, कोई तामझाम नहीं, यह मॉडल कब तक चलेगा? दमानी जानते थे, दूसरों को समझाना उनका काम नहीं, उनका काम था खुद को समझाए रखना। और खुद को समझाए रखने के लिए उन्होंने एक बार फिर रुकना चुना, जब बाकी रिटेलर्स हर बड़े शहर में एक साथ घुसने की कोशिश कर रहे थे। दमानी एक एक कदम बढ़ा रहे थे। हर नई दुकान खुलने से पहले वह महीनों तक उस इलाके को देखते, कौन आता है, कब आता है, क्या खरीदता है। वह मानते थे हर इलाका एक जैसा नहीं होता, और जो इसे नहीं समझता वह रिटेल नहीं, जुआ खेल रहा होता है। डी-मार्ट का कोई हेडक्वार्टर कल्चर नहीं था, न मोटी फाइलें, न बड़ी मीटिंग्स। निर्णय जमीन पर होते थे। स्टोर मैनेजर की बात अक्सर बोर्डरूम से ज्यादा सुनी जाती थी, क्योंकि वही ग्राहक को रोज देखता था। दमानी ने एक और बड़ा फैसला किया। उन्होंने कर्ज से दूरी बनाई। जब बाकी कंपनियां तेज विस्तार के लिए बैंकों के दरवाजे खटखटा रही थीं, डी-मार्ट अपने पैसों से धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसका मतलब था कम दुकानें, कम सुर्खियां, लेकिन इसका मतलब यह भी था कम तनाव और ज्यादा नियंत्रण। रिटेल में कर्ज सबसे खतरनाक चीज होती है। एक खराब सीजन और पूरी इमारत हिल जाती है। दमानी ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जो आंधी में भी खड़ी रहे। और फिर आया वह समय जिसने सब कुछ परखा। आर्थिक मंदी, खर्च घटने लगे, ग्राहक और सावधान हो गए। जहां लोग महीने मॉल से दूर जाने लगे, डी-मार्ट और ज्यादा भरने लगा, क्योंकि अब हर रुपया और कीमती हो गया था। दमानी का मॉडल अब सिर्फ सस्ता नहीं था, जरूरी बन गया था। वह दौर था जब बहुत सी कंपनियां घबराईं, स्टाफ निकाला गया, दुकानें बंद हुईं। लेकिन डी-मार्ट ने कुछ अलग किया। उन्होंने कर्मचारियों को रोका। दमानी मानते थे, जो लोग मुश्किल समय में साथ खड़े रहें, उन्हें अच्छे समय में छोड़ना अपराध है। यह फैसला कागज पर महंगा था, लेकिन दिलों में बहुत सस्ता, और वही दिल कंपनी को आगे ले गए। दमानी कभी टीवी पर नहीं आए, कभी मंच पर नहीं बोले, लेकिन उनकी सोच हर स्टोर में जिंदा थी। कम खर्च, कम दिखावा, पूरी ईमानदारी।
डीमार्ट अब सिर्फ एक दुकान नहीं था, वह मध्यम वर्ग का विश्वास बन चुका था। और जब विश्वास बन जाता है तो विस्तार अपने आप होने लगता है, शहरों से कस्बों की ओर, जहां लोग अब भी दाम पूछते थे और फिर खरीदते थे। दमानी कभी वहां नहीं गए जहां जल्दी पैसा था, वह वहां गए जहां लंबे समय तक लोग रहते हैं। उनका गणित अब साफ था, अगर आप ग्राहक को बचा रहे हैं तो आप खुद को बना रहे हैं। और फिर आया एक और बड़ा फैसला, कंपनी को सार्वजनिक करने का, आईपीओ। यह फैसला दमानी के स्वभाव के बिल्कुल उलट था, क्योंकि अब खामोशी और कठिन होने वाली थी। अब सवाल आएंगे, अब रिपोर्ट्स होंगी, अब विश्लेषण होंगे। लेकिन दमानी जानते थे, अगर मॉडल सच्चा है तो जांच से डरने की जरूरत नहीं। आईपीओ आया और इतिहास बन गया। न शोर, न ड्रामा, बस एक शांत स्वीकृति। लोगों ने कंपनी नहीं खरीदी, सोच खरीदी, और वही सोच डीमार्ट को एक अलग स्तर पर ले गई। लेकिन सफलता कभी अंतिम नहीं होती, क्योंकि अब उम्मीदें और बढ़ चुकी थीं। अब सवाल यह नहीं था कि डीमार्ट टिकेगा या नहीं, सवाल यह था, क्या यह बिना बदले और बड़ा हो सकता है। दोस्तों, आगे हम देखेंगे कैसे दमानी ने सार्वजनिक कंपनी होने के दबाव में भी अपने मूल सिद्धांत नहीं छोड़े, और कैसे उनकी चुप्पी आज भी उनकी सबसे ऊंची आवाज है। अब सब कुछ दिखाई देने लगा था, नंबर, रिपोर्ट्स, विश्लेषण। जिस आदमी ने जिंदगी भर खामोशी को चुना था, अब उसकी कंपनी हर तिमाही सुर्खियों में थी। लेकिन राधाकिशन दमानी अब भी वही थे। न प्रेस कॉन्फ्रेंस, न बड़े बयान, न भविष्यवाणियां, क्योंकि उन्हें पता था बोलना आसान है, लेकिन हर शब्द एक जिम्मेदारी बन जाता है। आईपीओ के बाद दबाव बढ़ा। अब सवाल ग्राहकों से नहीं, शेयर होल्डर्स से आने लगे। तेज ग्रोथ कहाँ है? मार्जिन क्यों कम है? इतनी सावधानी क्यों? यह वही सवाल थे जिनसे दमानी सालों पहले दूर चले आए थे। लेकिन फर्क यह था, अब उनके पास जवाब नहीं, नतीजे थे। वह बार बार एक ही बात दोहराते, धीमी ग्रोथ। खराब ग्रोथ नहीं होती, खराब ग्रोथ वह होती है जो टिकती नहीं। डीमार्ट अब भी कर्ज से दूर था। जब बाकी कंपनियां फंड जुटाकर तेजी से फैल रही थीं, दमानी हर स्टोर के लिए खुद जमीन खरीद रहे थे। लोग इसे पुराना सोचते थे, लेकिन वही पुरानी सोच हर तूफान में ढाल बनती थी, और तूफान आने ही वाला था। रिटेल में डिस्काउंट की जंग तेज हो गई। ऑनलाइन खिलाड़ी पैसा जला रहे थे, डिलीवरी फ्री, ऑफर भारी, सब कुछ ग्राहक को लुभाने के लिए। बहुतों ने कहा अब ऑफलाइन मरेगा, लेकिन दमानी फिर शांत रहे, क्योंकि वह जानते थे ऑफर आदत नहीं बनाते, भरोसा बनाता है। डीमार्ट ने ऑनलाइन को दुश्मन नहीं माना। उन्होंने देखा, समझा, फिर धीरे कदम रखा, बिना जल्दबाजी, क्योंकि वह जानते थे जो बिजनेस हर ट्रेंड के पीछे भागता है वह खुद का रास्ता खो देता है। और फिर वह साल आया जिसने दुनिया रोक दी। दुकानें बंद, सड़कें खाली, डर हर जगह, महामारी। लोग घरों में बंद थे, लेकिन भूख लॉकडाउन नहीं मानती। डीमार्ट ने दरवाजे बंद नहीं किए। उन्होंने सप्लाई चेन को किसी भी कीमत पर चलता रखा।
कर्मचारी आए, डरे हुए, लेकिन आए, क्योंकि उन्हें पता था यह कंपनी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। दमानी खुद सामने नहीं आए, लेकिन हर फैसला मानवीय था। कोई दिखावा नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, सिर्फ काम। उस समय लोगों ने समझा यह सिर्फ एक सस्ती दुकान नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। महामारी के बाद दुनिया बदली, लोग ऑनलाइन हुए, आदतें बदली, लेकिन एक चीज नहीं बदली, मूल्य की समझ। डीमार्ट ने वही किया जो वह हमेशा करता आया था, जल्दबाजी नहीं, घबराहट नहीं। उन्होंने जो सीखा था उसे दोहराया, कम खर्च, सीधी सोच, ग्राहक पहले। अब दमानी और भी कम दिखने लगे, क्योंकि जब संस्था मजबूत हो जाती है तो व्यक्ति पीछे हट सकता है, और यही असली सफलता है। आज लोग दमानी को अरबती कहते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं वे कहते हैं वह अब भी वही दुकानदार की तरह सोचते हैं। हर रुपया गिनकर, हर गलती को याद रखकर, हर भरोसे की कद्र करके, क्योंकि उन्होंने साम्राज्य शोर से नहीं, संयम से बनाया है। और अब जब कहानी अपने आखिरी मोड़ की ओर बढ़ती है तो सवाल यह नहीं बचता कि दमानी कितने अमीर है। सवाल यह है, क्या ऐसी सफलता आज के शोर में दोहराई जा सकती है? दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि दमानी हमें क्या सिखाते हैं, उनकी विरासत क्या है, और क्यों उनकी चुप्पी आज भी सबसे बड़ी सीख है। शोर अब बहुत ज्यादा था, दुनिया तेज हो चुकी थी, हर कोई जल्दी में था, जल्दी कमाने की, जल्दी दिखने की, जल्दी आगे निकल जाने की। लेकिन इसी शोर के बीच एक नाम अब भी धीमे स्वर में लिया जाता था, राधाकिशन दमानी। अब वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वह एक विचार बन चुके थे। ऐसा विचार जो कहता है हर दौड़ जीतने के लिए नहीं होती, कुछ दौड़ खुद को सही रखने के लिए होती है। दमानी ने कभी खुद को आदर्श नहीं बताया, उन्होंने कोई सिद्धांत घोषित नहीं किया, उन्होंने बस अपना काम किया, हर दिन एक ही तरह से, और वही निरंतरता उनकी विरासत बन गई। आज डीमार्ट हजारों करोड़ की कंपनी है, हजारों दुकानें, लाखों ग्राहक, लेकिन अगर आप किसी भी स्टोर में जाए तो आपको वही सादगी मिलेगी, वही साधारण रैक, वही सीमित विकल्प, वही शांत माहौल। क्योंकि दमानी जानते थे जैसे इंसान बदल जाता है वैसे ही कंपनी भी अपने मूल को खो सकती है, और मूल खो जाए तो आकार किसी काम का नहीं। दमानी ने कभी यह नहीं पूछा कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, उन्होंने यह पूछा ग्राहक हम पर भरोसा करता है या नहीं। और यही सवाल हर निर्णय की जड़ बना। उन्होंने सिखाया कि सबसे सस्ता होना रणनीति हो सकती है, लेकिन सबसे भरोसेमंद होना संस्कृति होती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी चुप्पी थी। वह चुप्पी डर से नहीं थी, वह स्पष्टता से थी। जब आपको पता हो कि आप क्या नहीं करेंगे तो बहुत सी आवाजें अपने आप शांत हो जाती है। दमानी ने कभी जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने हर अवसर को तुरंत नहीं पकड़ा, क्योंकि उन्हें पता था हर अवसर नहीं होता। कई बार सबसे समझदारी भरा फैसला ना कहना होता है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि नैतिकता कमजोरी नहीं होती। जब उन्होंने कर्ज से दूरी बनाई, जब उन्होंने कर्मचारियों को मुश्किल समय में छोड़ा नहीं, जब उन्होंने मुनाफे से पहले
स्थिरता चुनी तो वह भावुक फैसले नहीं थे, वे गन्ना थे। लंबी दूरी की दमानी ने यह साबित किया कि आप बिना दिखे भी सबसे आगे हो सकते हैं, कि आप बिना बोले भी सबसे ज्यादा सुने जा सकते हैं, कि आप बिना भागे भी सबसे दूर पहुंच सकते हैं। आज जब युवा उद्यमी तेजी की बातें करते हैं, यूनिकॉर्न की बातें करते हैं, वायरल होने की बातें करते हैं, दमानी की कहानी एक शांत सवाल पूछती है, क्या यह टिकेगा? क्या यह 10 साल बाद भी लोगों के काम आएगा? क्या यह किसी की जिंदगी वाकई आसान बनाएगा? अगर जवाब हाँ है तो रास्ता खुद बन जाता है। दमानी कभी मंच पर नहीं आए, लेकिन उनकी सोच आज भी हर उस इंसान के लिए मंच बन जाती है जो शोर से थक चुका है। उनकी विरासत कोई स्मारक नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई भाषण नहीं है। उनकी विरासत है हर वह परिवार जो महीने का राशन थोड़ा सस्ते में, थोड़ा सुकून से खरीद पाता है। हर वह कर्मचारी जो जानता है कि उसका काम सिर्फ नंबर नहीं, भरोसा है। और हर वह उद्यमी जो यह समझ पाता है कि असली सफलता दिखाने में नहीं, निभाने में होती है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दमानी कभी कहानी बनना ही नहीं चाहते थे। वह एक व्यवस्था बनना चाहते थे जो उनके बिना भी चले। और जब कोई इंसान अपने बिना चलने वाली संस्था बना देता है, तो वही असली जीत होती है। यह कहानी राधाकिशन दमानी की नहीं थी, यह कहानी उस सोच की थी जो कहती है, धीरे चलो, सच के साथ चलो, और इतना मजबूत चलो कि वक्त भी तुम्हें हिला न सके। यह यात्रा शांत होकर रुकती है, लेकिन सीख अब भी चलती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।